हाय, नमस्ते। वेलकम टू स्टारलिंक एजू हब। तो यहाँ हम इकोनॉमिक्स में कवर अप करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1। लेट अस टॉक अबाउट मनी। तो मनी क्या होता है? सो मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड विच एट द सेम टाइम, याद रखना कि एक्सचेंज होना ही चाहिए एंड प्लस एट द सेम टाइम वो एक्ट करना चाहिए एज अ मेजर और स्टोर ऑफ वैल्यू। फाइन। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय पीपल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। फाइन। तो गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री का भी गारंटी होना चाहिए, वरना क्या होगा पता है कि लोग आपस में तो वो इन्वॉल्वमेंट कर लेंगे कोई भी थिंग को एज अ पार्ट ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइक अ फेदर, पैरेट का फेदर ले लेते हैं। तो पैरेट का फेदर एक पर्टिकुलर रीजन में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है, लेकिन ऑल ओवर कंट्री तो नहीं यूज किया जाएगा, वर्ल्ड की तो बात ही छोड़ दो। तो ये जो मटेरियल को यूज किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी, उसका एक चीज ध्यान देना पड़ता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको गारंटेड कर रहा है, वरना वो एक पर्टिकुलर जोन में ही चल पाएगा, उसके बाहर तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस। Economic exchanges without the arbitration of money. Very important. Economic exchanges without the arbitration of money are called barter exchange. ये आपने सुना होगा कि पहले के ज़माने में ना क्या होता था कि गुड्स के बदले में गुड्स दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फार्मर हूँ, मेरे इधर राइस बहुत होता है और आप एक फार्मर, आपके इधर वीट बहुत होता है। अब मैं सिर्फ राइस तो नहीं खा सकती ना, तो हम एक्सचेंज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 kg ऑफ राइस के बदले में 1 kg ऑफ वीट, तो ऐसे करके हम एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज। तो ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा गुड्स के बदले में गुड्स को क्या किया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था। फाइन। In fact, very important, money can also act as a convenient unit of account. The value of all goods and services can be expressed in monetary units. तो सर्विसेज को भी आपको पता है, गुड्स तो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉनेटरी यूनिट्स दी जाती है, सर्विसेज को भी मॉनेटरी यूनिट दी जाती है। अभी टीचिंग में कोई है या फिर हॉस्पिटैलिटी में है, टूरिज्म है, वो सब सर्विस है। तो सर्विस में मॉनेटरी यूनिट दी जाती है, तो ऐसे चीज़ों को हम क्या कहेंगे, मनी। सो यू कैन सी मनी एक पेरिशेबल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, यानी ये जल्दी खराब नहीं होता। अगर ये पानी में भी करेंसी गिर जाती है तो देखिए खराब नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही फाइन क्वालिटी पेपर्स के बनते हैं एंड स्टोरेज कॉस्ट आर ऑल्सो कंसिडरेबली लोअर। इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल एट एनी वन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी कभी भी इसे एक्सेप्ट कर सकता है। Thus, money can act as a store of value for individual. एक इंडिविजुअल के लिए क्या बन जाता है, स्टोर ऑफ वैल्यू। Any asset other than money can also act as a store of value. और इसमें आपको पता है रियल एस्टेट हो सकता है, प्रेशियस मेटल हो सकते हैं, लाइफ स्टॉक हो सकते हैं, स्टॉक हो सकते हैं। ये सारे जो एसेट्स होते हैं ये भी स्टोर ऑफ वैल्यू का काम कर सकते हैं, जिसे आप जब चाहिए मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइन। सो आपको पता होना चाहिए देयर आर मेनली टू मेन रीजंस व्हाई पीपल वांट टू होल्ड मनी। एक ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांजैक्टिव मोटिव, दूसरा स्पेकुलेटिव मोटिव, इंटरेस्ट कमाने के लिए। सो यू कैन सी बॉन्ड्स आर पेपर बेयरिंग द प्रॉमिस। बॉन्ड तो पता ही होगा, एक बॉन्ड बन जाता है जिसमें एक पेपर होता है जो बेयर करता है प्रॉमिस ऑफ अ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ मॉनेटरी रिटर्न्स ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। 10 साल का बॉन्ड, 20 साल का बॉन्ड, तो फ्यूचर इंटरेस्ट कमाने के लिए ये पेपर साइन किया जाता है और आपका मनी उस टाइम के लिए, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए होल्ड पे हो जाता है, ठीक है। सो यू कैन सी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। So you can see if supply of money increases in the economy, ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर मनी का सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एंड पीपल परचेज बॉन्ड विद दिस एक्स्ट्रा मनी, तो क्या होगा, डिमांड फॉर बॉन्ड विल गो अप। सबको बॉन्ड चाहिए क्योंकि सबके पास पैसे हैं, बॉन्ड प्राइस विल राइज ऑटोमेटिकली, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्लाइन, क्योंकि सबके पास पैसे, सबको बॉन्ड चाहिए, तो इंटरेस्ट कम कर देंगे। तो ये सिचुएशन होता है। सो लेट अस टॉक अबाउट फॉर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ हम देखेंगे कितने फॉर्म्स के मनी होते हैं।
सो लेट अस टॉक फर्स्ट अबाउट डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट नाम से ही पता चलता है ना, जब आपने कोई भी अमाउंट कहीं डिपॉजिट किया है, जब आप डिमांड कर रहे हैं, आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। सो लेट अस गो थ्रू द बैलेंस इन सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स इन करेंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जब आप चाहे आप वहां से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। इसलिए देखिए ना, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट बहुत कम होते हैं और करेंट अकाउंट के तो नेग्लिजिबल होते हैं। पहले तो होते भी नहीं थे, अब तो कोई कोई बैंक थोड़े बहुत इंटरेस्ट दे भी देते हैं। सो held by the public and commercial bank is also considered in money. So these deposits are called demand deposit. Next, let us talk about time deposit. Time deposit यानी कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो लॉक हो गया आपका मनी, कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप विड्रॉ कर रहे हो मेच्योरिटी टाइम के पहले, तो आपको थोड़ी पेनल्टी झेलनी पड़ती है। So you can see deposits which are fixed for a particular period of time and can only be drawn at the time of maturity. उसको क्या बोलते हैं? टाइम डिपॉजिट। नेक्स्ट यू कैन सी एवरी करेंसी नोट बेयर्स ऑन इट्स फेस अ प्रॉमिस। आप कोई भी करेंसी उठा के देखिए, उधर कुछ प्रॉमिस लिखा रहता है फ्रॉम द गवर्नर ऑफ आरबीआई दैट इफ समवन प्रोड्यूस द नोट टू आरबीआई और एनी अदर कमर्शियल बैंक, आरबीआई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द पर्सन purchasing power equal to the value printed on the note and coin. तो आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो जो भी प्रिंटेड नोट या कॉइन पे अमाउंट होंगे वो आरबीआई ही आपको रिटर्न करेगा। नेक्स्ट यू कैन सी करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड फिएट मनी, इमरजेंसी मनी, यानी कि आप कहीं भी ये कॉइन या नोट निकालोगे आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो इसे फिएट मनी कहते हैं। दे डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू लाइक गोल्ड और सिल्वर। तो इनका आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि कोई भी कॉइन या करेंसी नोट होता है, आप इसको अभी करेंसी नोट बहुत सारे में उठा ली और रद्दी में बेचने जाऊंगी, कितना रुपया मिलेगा? कुछ नहीं, ठीक है। इग्नोरिंग दी करेंसी नोट, पेपर समझ लीजिए, तो कितना रुपया मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इधर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये कॉइन है, इस पे क्या लिखा है मैंने? 5, बट ये गोल्ड कॉइन है, ठीक है, 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन है, तो इस पे 5 लिखा है, तो ट्रांजेक्शन मोटिव के हिसाब से सिर्फ 5 रुपया वैल्यू है। लेकिन अगर ये गोल्ड कॉइन है तो लोग क्या करेंगे पता है? मेल्ट कर देंगे और ये हो गया उनके लिए 5 ग्राम सोने का सिक्का, तब इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग इसको होल्ड कर लेंगे। तो इसलिए आप देखो, हमेशा की जो कॉइन मार्केट में होता है ना, उसकी फेस वैल्यू ज्यादा होती है, मेटल वैल्यू कम होती है, ताकि कोई ये कोशिश ना करे। ठीक है, मेटल वैल्यू समझो 1 रुपए की है और उस पर फेस वैल्यू 5 लिख दिया, तो कोई मेल्ट करने की कोशिश नहीं करेगा ना छुपाने की, उसको प्रिजर्व करने की ही कोशिश करेगा। तो इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। You can see they do not have intrinsic value like gold or silver coin. They are also called legal tenders as they cannot be refused by any citizen. सबको accept करना पड़ता है of the country for settlement of any kind of transaction. Next you can see demand deposits यानी कि चेक के बारे में can be refused by anyone as mode of payment. They are not legal tenders. लेकिन ये coins या notes क्या है? Legal tenders. इसे कोई refuse नहीं करता है। So let us talk about money supply. ये मनी सप्लाई क्या होता है? जो मार्केट में आपके करेंसी घूम रहे हैं ना, बस उसको मेजर और कैलकुलेट करने का तरीका स्टेप वाइज और कुछ नहीं है। तो देखिए क्या है? द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमॉन्ग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसे क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग 4 ऑल्टरनेटिव मेजर है, 4 तरीका है मनी सप्लाई को जानने के लिए, M1, M2, M3, M4। तो M1 का कैलकुलेशन कैसा होता है मनी का? सो यू कैन सी उसमें CU प्लस DD एज अ फॉर्मूला यूज किया जाता है। CU क्या होता है? पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, ठीक है, करेंटली। नेक्स्ट यू कैन सी DD क्या है? डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक ने हेल्ड किया है। सो यू कैन सी हियर, अगर आप भूल रहे हो तो CU रिफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, DD रिफर्स टू नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। जैसे करके आपको मनी का सप्लाई जो सर्कुलेशन है उसका फर्स्ट वैल्यू मिल गया। सेकेंड वैल्यू अगर आपको मेजर करना है तो आपको M1 ऐड कर लेना है और उसके आगे पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट बस ऐड करना है। M3 ऐड करना तो M2 ऐड कर लीजिए। टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक ऐड कर लेना है। M4 ऐड करना है तो M3 लिख लीजिए प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। अब आपको देखने को मिलेगा M1, M2, M3, M4 में जो M1 एंड M2 है
ठीक है, इसे नैरो मनी कहते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो M3 एंड M4 है, इसे ब्रॉड मनी कहते हैं। So you can see M3 is the most commonly used measure of money supply, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सब सेक्टर को कवर अप कर लिया है मेजर. So it is also known as aggregate money resource. Aggregate means total. Money supply will change if the value of any of its components such as जो आपको देखने को मिलेगा करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक या डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट कुछ भी चेंज होता है तो मनी सप्लाई की भी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. सो यहाँ हम पढ़ने वाले फाइनेंशियल मार्केट. तो फाइनेंशियल मार्केट को दो में डिवाइड किया जाता है. एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट. ज़्यादा फर्क नहीं है. एक शॉर्ट टर्म मार्केट है, लेस देन 1 ईयर कवर अप करता है, वो है मनी मार्केट. मोर देन 1 ईयर में अगर आपको जाना है इन्वेस्टमेंट बेसिस तो वो हो जाता है कैपिटल मार्केट. फाइन. सो अगर हम मनी मार्केट के बारे में बात करें तो मनी मार्केट एक ऐसा सेगमेंट है ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया where borrowing and lending of short-term funds take place. बस यही इंपॉर्टेंट है वर्ड, शॉर्ट टर्म. द मैच्योरिटी ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 1 दिन से लेके 1 साल के बीच का होता है. ठीक है. सो इन इंडिया दिस मार्केट इज रेगुलेटेड बाय बोथ RBI एंड SEBI. ध्यान दीजिएगा कि ये मार्केट को दोनों रेगुलेट करते हैं. द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इन दिस मार्केट इज सच दैट दे आर लार्ज इन अमाउंट एंड हाई इन वॉल्यूम. तो ये आम जनता कम करती है, बहुत ही हाई वॉल्यूम में पैसे चाहिए यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए. So you can see thus we can say that the entire market is dominated by a small number of large players. तो large players इसमें बहुत multiple role करते हैं. So let us talk about objectives of money market in India. तो कुछ objectives पढ़ लेते हैं कि मकसद क्या है. Following are important objectives. तो पहला क्या है, facilitate करना parking place to employ short term surplus fund. तो बस एक पार्किंग प्लेस हो चुका है. शॉर्ट टर्म सरप्लस बहुत ज़्यादा फंड है, शॉर्ट टाइम के लिए उसको क्या किया जाएगा, पार्क, लाइक दैट. एड रूम भी बन जाता है फॉर ओवरकमिंग शॉर्ट टर्म डेफिसिट. ठीक है. टू एनेबल द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस एंड रेगुलेट लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी थ्रू इट्स इंटरवेंशन इन दिस मार्केट. तो सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी को क्या करता है, मेंटेन, बैलेंस करने के लिए इंटरवीन करता है. नेक्स्ट यू कैन सी ये हेल्प भी करता है रिजनेबल एक्सेस टू यूजर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स to meet their requirements quickly, adequately and at reasonable cost. तो कम टाइम में ज़्यादा मुनाफा, लेकिन इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा और एकदम सिक्योर्ड मार्केट है ये. So you can see these are certain objectives of money market. So let us talk about segments of Indian money market. So दो में डिवाइड होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होता है. देखिए अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट आपने बहुत बार सुना होगा, मनी लेंडर्स होते हैं या कोई इंडिजिनियस बैंकर्स होते हैं. क्या होता था पहले के ज़माने में कि बैंक बहुत कम होते थे, अगर होते भी थे लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते थे. ठीक है. तो जो लोग हैं ना वो ज़मींदार के पास जाते थे और ज़मीन गिरवी रखते थे या पार्ट टाइम लेबर का पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे रहते थे और बहुत सारे अमाउंट उठा लेते थे, या कम भी अमाउंट उठाए ना तो हैवी इंटरेस्ट लग जाता था. तो इस वैसे जमींदारी सिस्टम को हटा दिया गया हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1951. लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रैक्टिस की जाती थी बहुत लार्ज अमाउंट में, कि लोग बैंक से लोन नहीं लेते थे, मनी लेंडर से ले लेते थे और फंस जाते थे. तो ऐसे मार्केट को ही डाउन करने के लिए, हटाने के लिए एक ट्रस्टफुल मार्केट लाना पड़ा और वही ऑर्गेनाइज मनी मार्केट. तो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है, किसी के कंट्रोल में भी नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको डायरेक्ट RBI हेल्प नहीं कर सकता, आपको पूरा लीगल एंड जस्टिस लॉ ये सब के थ्रू जाना पड़ेगा और लोग कोई जाता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पैसा सब बर्बाद होते हैं. तो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इसीलिए तो लाया गया क्योंकि इसमें कुछ भी गड़बड़ होता है RBI और SEBI रेडी है सब कुछ हैंडल करने के लिए. So you can see unorganized money market. So unorganized money market is an old and ancient market. Mainly it is of indigenous bankers and money lenders. Organized money market की अगर हम बात करें तो organized money market is that part which comes under the regulatory ambit of RBI and SEBI. Government, that is central and state, Discount and Finance House of India, DFHI, mutual funds, corporate, commercial or cooperative banks, public sector banks, insurance companies and financial institutions, non-banking financial companies are the key player of organized Indian money market. देखिए कितने सारे लोग organized money market में participate करते हैं और वहीं unorganized money market में ऐसा कोई नहीं है.
फाइन. सो इसी सेगमेंट्स को हमें पढ़ना है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So let us talk about organized money market in detail. So you can see organized money market in India is not a single market. उसमें बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है. तो पहला इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? कॉल मनी और नोटिस मनी. सो यू कैन सी ये क्या होता है? कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी मार्केट्स आर सब मार्केट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट. ठीक है, यानी छोटे छोटे मार्केट है इंडियन मनी मार्केट के अंदर. सो दिस मार्केट्स प्रोवाइड फंड फॉर वेरी शॉर्ट टर्म. So you can see lending and borrowing from the call money market for 1 day. अगर एक दिन का ट्रांजेक्शन सब चल रहा है तो कॉल मनी मार्केट में हो जाता है. नेक्स्ट यू कैन सी whereas lending and borrowing of fund from notice. So you can see notice money market कौन से टाइम को बोलते हैं? जो 2 to 14 डेज के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं. So and when there are borrowing and lending of funds for more than 14 days तो उसको बोलते हैं टर्म मनी. तो तीनों आप देख सकते हो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, एक दिन के लिए 2 से 14 डेज या 14 डेज के बियॉन्ड थोड़ा सा ट्रांजेक्शन है, तो इसको लेके कॉल, नोटिस या टर्म मनी मार्केट को एनालाइज किया जाता है. सो लेट अस टॉक अबाउट ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल को टी बिल्स के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा. द बिल मार्केट इज अ सब मार्केट ऑफ दिस मार्केट इन इंडिया. तो दो टाइप के बिल मार्केट होते हैं इन मनी मार्केट. एक होता है ट्रेजरी बिल और एक होता है कमर्शियल बिल. ठीक है, ट्रेजरी बिल वो सारे बिल होते हैं जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक रिलीज करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. और वही आप कमर्शियल बिल को देखोगे, ये कौन लेकर आता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एक चीज ध्यान देना, ट्रेजरी बिल कोई इंटरेस्ट इल्ड नहीं करता है, बट इट इज इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिपेड एट पर टाइम ऑफ द मैच्योरिटी एट पार. सो यू कैन सी इसका मीनिंग क्या है पहले समझ लीजिए ताकि आगे के कंसेप्ट को समझने में इजी हो. तो एक एग्जांपल के तौर पे लेते समझिए ट्रेजरी बिल का कॉस्ट है 100. ठीक है, 100 crores और समथिंग 100 ले लेते हैं यूनिट में. सो आप जब इसे खरीदने जाएंगे ना तो आपको ये 100 में नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल आपको कितने में मिला? ये 90 में. उस पर अमाउंट 100 लिखा है लेकिन ये आपको बेच कितने में रहे? 90 में बेच रहे हैं. इसका मीनिंग क्या है? आपने जितने भी दिन का बिल लिया है 91, 182, 364 डेज जो भी लिया है, जब मैच्योरिटी खत्म हो जाएगा आप ये बिल एक्सचेंज करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है? 100. तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है ना 90 और 100 के बीच में यानी 10 का, यही आपका क्या है? प्रॉफिट, या यही आप इंटरेस्ट समझ लीजिए, यही है. ठीक है, इसको ऑक्शन किया जाता है तो इसके हिसाब से आपके जो भी अमाउंट्स होते हैं वो आपका बेनिफिट होता है. तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है. ये क्या होता है? जो फेस वैल्यू पे लिखा है ना ये 100, बस इसी को डिस्काउंट करके ऑक्शन किया जाता है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, हर एक सेक्शन में ये कंसेप्ट है. सो इन टी बिल देयर इज नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, इट इज सेफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, सो इसको रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है या जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट. यू कैन सी टाइप्स ऑफ टी बिल. 14 डेज का एक टी बिल होता था, अब नहीं है. बाकी सारे टी बिल 91, 182, 364 डेज का है, पर 14 डेज का अब नहीं है. पर पढ़ लीजिए कंसेप्ट ऐसे ये था कभी. 14 डेज का टी बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 1997 बाय आरबीआई. मैच्योरिटी नाम से ही पता चलता है 14 डेज. सो उसका ऑप्शन होता था एवरी फ्राइडे ऑफ एवरी वीक एंड द नोटिफाइड अमाउंट क्या था इसका? 100 crore. 91 डेज का टी बिल होता भी है अभी, बस 14 डेज का नहीं है, बाकी सब है. सो 91 डेज का ऑप्शन होता था सेम एवरी फ्राइडे ऑफ एवरी वीक और ऑप्शन अमाउंट भी सेम है. फिर इसका डबल कर लीजिए 182 हो जाते हैं, तो उसका मैच्योरिटी भी 182 डेज है. उसका ऑप्शन होता था ऑल्टरनेट, याद रखिएगा ऑल्टरनेट वेडनेसडे, और उसका भी नोटिफाइड अमाउंट क्या है? 100 crore. फिर उसका डबल कर लीजिए 364 डेज टी बिल, मैच्योरिटी 364 डेज होता था. उसका ऑप्शन भी होता है ऑल्टरनेट वेडनेसडे, ये टर्म आपको याद रखना है. एंड नोटिफाइड अमाउंट है इसका क्या? 500 crores. बस इसका और नोटिफाइड अमाउंट अलग है, बाकी ये दोनों वेडनेसडे वाले हैं और ये दोनों क्या आते हैं? फ्राइडे. तो आपको याद हो जाएंगे, कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. सो लेट अस टॉक अबाउट कमर्शियल बिल. नाम से पता चलता है कॉमर्स, ट्रेडिंग से रिलेटेड समथिंग. तो कमर्शियल बिल इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच इज सिमिलर टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं. ठीक है, इट इज इश्यूड बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू रेज मनी फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स. तो ये ट्रेडर्स के लिए बेसिकली बनाया गया है. इन इंडिया पार्टिसिपेंट्स ऑफ कमर्शियल बिल मार्केट आर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. These are called trade bills or commercial bank when they are accepted by commercial bank.
If the bill is payable at future date and the seller needs money before due date, the seller may approach the bank for discounting the bill. तो इसका मीनिंग क्या बताते हैं, देखिए समझिए पर्सन ए है और ये है पर्सन बी। ए ने बी को कोई गुड्स बेचा, ठीक है, कोई गुड्स बेचा, ओके। ए ने बी को कोई गुड्स बेचा और गुड्स का प्राइस क्या था 100 करोड़, ठीक है, मैं 100 लिख दी थी। तो बी के पास इतने पैसे नहीं थे। बी ने बोला भाई तू है ना 50 करोड़ ले ले, अभी 50 करोड़ में 6 महीने बाद दूंगा, ठीक है। बी ने ए को कितना दिया 50 और 50 क्या बोला 6 महीने बाद, तो 50 6 महीने बाद तो उसके ऊपर एक बिल बनेगा ना 6 मंथ का बिल बन गया। समझिए जैन से जुलाई ऐसे ले लेते हैं ट्रांजेक्शन डेट, ठीक है, जैन से जुलाई, जुलाई में बी क्या कर देगा पेमेंट कर देगा ए को। पर अब क्या हो गया ए के पास भी बिल है बी के पास भी बिल है, ये जब मैच्योरिटी आएगा ये बिल उस टाइम में पे करके कैंसिल कर दूंगा। अब क्या हो गया ए को ना मार्च में पैसे चाहिए थे, क्या वो बी से ले सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बी उसको सिर्फ जुलाई में दे सकता है पेमेंट, उसके पहले वो बोलेगा ही नहीं मैं दूंगा, भले उसके पास पैसे रहे न रहे नहीं देगा, ठीक है। ये बी की मर्जी, बी जिद पे। तो ए ने क्या किया, उसको पैसे की अर्जेंसी थी, तो ए वो बिल लेकर कहाँ जाता है बैंक के पास। अब बैंक को तो वेट करना पड़ेगा ना मैच्योरिटी डेट का, बट ए को पैसा देना है, तो बैंक ए को बोलेगा ठीक है ये 50 करोड़ का बिल मुझे दे दे, मैं 50 के बदले में तुझे 40 देता हूँ। बस ये एग्जाम्पल है इसलिए मैंने इतना डिस्काउंट कर दिया ताकि आपको इजी लगे। 50 के बदले में 40 देता हूँ। ए बोला ठीक है मुझे अर्जेंट है तो मैं 40 पे मान जाता हूँ। अब ए का इस जो फील्ड है उसमें से पिक्चर हट गया, ठीक है। अब कौन कौन आ गया, बैंक और बी, ये बैंक है, ठीक है, बैंक और बी, क्योंकि अब वो बिल किसके पास है, बैंक के पास है, ठीक है, बिल बैंक के पास है। ए हट गया, ए को पैसा मिल गया बैंक की तरफ से हट गया। अब बैंक बी से 6 मंथ बाद डील कर लेगा जुलाई में और ट्रांजेक्शन उनके थ्रू हो जाएगा। तो जब भी ऐसे होता है इसको डिस्काउंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि थोड़ा बैंक इसमें क्या किया, इंटरफेयर किया, तो इधर क्या हो जाता है डिस्काउंटिंग भी हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर कमर्शियल बिल, एक और बार आप सुन लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है, इसमें सेलर और बायर का ही कंसेप्ट है, कुछ नहीं, बस बीच में एक बैंक आ जाता है। So let us talk about certificate of deposit, यानी आपने कुछ डिपॉजिट किया उसका सर्टिफिकेट है। So let's see what is it। तो ये इसको सीडीज भी कहते हैं। एक नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, यानी आप फेस वैल्यू को क्या कर सकते हो, नेगोशिएट। मैंने आपको ट्रेजरी बिल में ही समझा दिया, फेस वैल्यू लिखा कुछ और रहता है, आप उस पर क्या कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो। सो इट इज अ प्रॉमिसरी नोट। रेट टर्म्स एंड अमाउंट वेरी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, हर एक जगह अलग रहेगा क्योंकि आप नेगोशिएट कर सकते हो। सीडीज आर नाउ सपोज टू ट्रेड पब्लिकली, लेकिन पब्लिकली नहीं है। इसे भी मनी मार्केट के कंसेप्ट में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, ये लार्ज प्लेयर्स के लिए जिनके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर्स ही इसमें आते हैं। नाइदर इट इज ट्रेडेड ऑन एनी एक्सचेंज। So in general, institution issues certificate of deposit at discount of face value. डिस्काउंट ऑफ फेस वैल्यू का मीनिंग सेम है, यानी कि उस पर 100 रुपया लिखा है लेकिन 100 रुपया आपको नहीं देना है, समझिए 90 देना है, तो बीच का जो डिफरेंस एट द मैच्योरिटी वो आपका प्रॉफिट है। द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन इशू सीडीज ऑन द फ्लोटिंग रेट बेसिस, ठीक है, यानी चेंज होता है। सो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1989 में आरबीआई। आरआरबी या लोकल एरिया बैंक इश्यू नहीं करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। मिनिमम अमाउंट इसका क्या 1 लाख रुपए है तो आपको सीडी मिलेगा। बैंक मैच्योरिटी should not be less than 15 days and not more than 1 year. NRI may also subscribe to CDs. तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। So next you can see commercial paper. Commercial paper क्या होता है, वही trade paper. It's another money market instrument in India. We also call commercial paper as CP. बहुत ही simple है। CP refers to a short-term unsecured money market instrument. ठीक है, ये अनसिक्योर्ड है। बिग कॉर्पोरेशन विद गुड क्रेडिट रेटिंग इश्यू करता है कमर्शियल पेपर ऐसा प्रॉमिसरी नोट, पर यहाँ कोई कोलैटरल सपोर्ट नहीं रखा जाता है। कोलैटरल यानी कुछ भी गिरवी नहीं रखी जाती है। Hence only large firms with considerable financial strength can issue the instrument. आपके पास पैसा है तो आप आइए, कुछ गिरवी रख कर इधर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होने वाला है। पर अब देखिए ना इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। Corporates having tangible net worth of not less than 4 crore.
देखा, बड़े प्लेयर है। ऑल कमर्शियल पेपर्स रिक्वायर क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सॉरी कॉर्पोरेट फर्म्स। सो कॉर्पोरेट फर्म्स आप देख सकते हो कमर्शियल पेपर का इश्यू करता है डिस्काउंट ऑफ फेस वैल्यू। सो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1992। सिंस 2000 दे आर ब्रॉट अंडर रेगुलेशन ऑफ सेबी, तो सेबी के अंदर आ गया था। सो इट इज एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड विच इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज, बस डेट सिक्योरिटीज में कुछ टाइम के इन्वेस्टमेंट का काम करता है। दिस काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड सोलरली इन्वेस्ट इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, ठीक है, तो इनका सोलरली काम है मनी मार्केट में अपना रोल प्ले करना। सो लेट अस टॉक अबाउट कैपिटल मार्केट। तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट है और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, इतना मनी मार्केट में नहीं था। सो यू कैन से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इट इज़ द मार्केट अवेलेबल टू द कंपनीज फॉर मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स, क्योंकि कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए ही क्या चाहिए, पैसे चाहिए होता है, ठीक है। So these are market for buying and selling equity and debt instrument. You can say Indian capital market is broadly divided into gilt edge market and the Indian securities market. तो अब ये देखते क्या है इंडियन सिक्योरिटी मार्केट की अगर हम बात करें, so it refers to market which deals in equities, debentures of the corporate. बस इक्विटीज पे और डिबेंचर्स पे क्या करते हैं, डील करते हैं। और इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट एज पर द इन्वेस्टमेंट, जो फर्स्ट है या अगेन है। सो यू कैन सी प्राइमरी मार्केट को बोलते हैं न्यू इश्यू मार्केट, यानी फर्स्ट टाइम कोई कंपनी आया है, फर्स्ट टाइम वो पैसे क्या कर रहा है, पब्लिक से ले रहा है, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, राइट। सो इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज, दैट इज सिक्योरिटीज व्हिच आर नॉट प्रीवियसली अवेलेबल एंड आर ऑफर्ड टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम पब्लिक में रिलीज किया जा रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट, उसे बोलते हैं न्यू इश्यू मार्केट। So it is a market for raising fresh capital in the form of shares and debentures. Next, you can see the new offering by the companies are made either as IPO or right issue. तो जो आपको देखने को मिलेगा न्यू इश्यू आता है, न्यू ऑफरिंग आता है या फर्स्ट इश्यू करते हैं ये कंपनी पैसे उठाने के लिए, तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, ठीक है, या फिर राइट इश्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट यू कैन सी सेकेंडरी मार्केट को ओल्ड स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। इट इज अ मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज एंड आर ट्रेडेड आफ्टर बीइंग इनिशियली ऑफर्ड टू द पब्लिक इन प्राइमरी एंड लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि एक बार पब्लिक को ये ऑफर दे दिया गया है, सेकेंड टाइम जब ऑफर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट या ओल्ड स्टॉक मार्केट। तो ये आपका था जो दो कंसेप्ट है ना इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट के ऊपर है। अब देखिए गिल्ट एज मार्केट क्या है। So gilt edge market जो है it refers to the market for government and semi government securities, और इसको कौन सपोर्ट करता है, आरबीआई। Government securities are tradable debt instruments issued by the government for meeting its financial requirements. The term gilt edge means of the best quality, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरफेयर करता है, यानी आरबीआई का पूरा इसमें रोल है। नहीं तो कैपिटल मार्केट ना दिमाग में बैठ जाता है सेबी सेबी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बट ध्यान दीजिएगा जो रोल आरबीआई प्ले कर रहा है वो किसके अंडर काउंट किया जाता है, गिल्ट एज मार्केट। सेम कैपिटल मार्केट में भी दो प्लेयर्स है, सेबी भी है आरबीआई भी है। आरबीआई के अंडर जितने भी चीजें आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, गिल्ट एज मार्केट। So you can see this is because the government securities do not suffer from risks. तो government securities को risk या default पे नहीं होते हैं, highly liquid भी होते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको टर्म दिया गया है ऑफ द बेस्ट क्वालिटी गिल्ट एज। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ आरबीआई को इसी के थ्रू कंडक्ट किया जाता है इन सच सिक्योरिटी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है ये हम देखेंगे, अभी शॉर्ट टाइम के लिए समझने के लिए रख लीजिएगा। क्या होता है कभी कभी पब्लिक में जो आरबीआई है वो बॉन्ड पेपर इशू कर देता है, जब उसे पैसे निकालने होते हैं, पब्लिक के पास बहुत पैसे है ना, उसको अपने पास खींचने के लिए एक तरीका करता है, या बैंक को निकालेगा, पहले तो वो बैंक के पास ही जाते हैं, लेकिन जब वो पब्लिक में आ जाता है ना बॉन्ड पेपर कि आप आइए और पैसे दीजिए और बॉन्ड पेपर ले लीजिए, आरबीआई से इतने इंटरेस्ट मिलेंगे एट अ पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो ऐसे करके मार्केट से पैसे निकालने के लिए, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए आरबीआई ये इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, उसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन।
So let us talk about regulatory framework, very important for exam in India. The capital market is regulated by Capital Market Division of the Department of Economic Affairs. इसे MCQs भी बन जाते हैं अंडर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. सो हम यहाँ बात करेंगे सेबी के बारे में. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो ये क्या, इट इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसको एस्टेब्लिश किया गया थ्रू सेबी एक्ट 1992 इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. ठीक है, इन दी सिक्योरिटीज. एक्चुअली कैपिटल मार्केट पहले भी होते थे लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था उसको रेगुलेट करने के लिए, तो ये सेबी को बनाया गया था 1992 में. तो ये क्या करता है, एक सिक्योरिटी भी देता है, प्रमोट भी करता है, डेवलप भी करता है कैपिटल मार्केट को. So you can see it involves regulating the business in stock exchanges, supervise भी करता है working of stock brokers, share transfers, agent, merchant bankers, underwriters, etc. As well as prohibit भी करता है unfair trade practices in security market. यानी कि ये एक आपका सर्वेलेंस का काम करता है. ठीक है. सो सेबी का मेन फंक्शन क्या है, वैसे बहुत सारे हैं, यहाँ कुछ पॉइंट से आप समझ लीजिएगा. टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ स्टॉक मार्केट एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट. तो प्रमोट करना, रेगुलेट करना सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. प्रोहिबिट करना फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन सिक्योरिटी मार्केट. प्रमोट करना अवेयरनेस अमंग इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडिंग ऑफ द इंटरमीडिएरीज अबाउट सेफ्टी ऑफ मार्केट. प्रोहिबिट करना इनसाइडर ट्रेडिंग. रेगुलेट करना ह्यूज एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनी, कि एक तरफ पैसा ना रहे, वो पैसा रेगुलेट होते रहे. तो यही है ना, इसलिए तो इसका टर्म अंडर है ना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. सो अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है, पहला क्या है, डेरिवेटिव्स. तो डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, दैट इट हैज नो इंडिपेंडेंट वैल्यू. सो दैट इज इट्स वैल्यू इज entirely derived from underlying asset. The underlying asset can be security, commodity, currency. उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नाम से पता चलता है. फ्यूचर means a legally binding agreement to buy or sell the underlying securities on a future date. Option contract देख सकते हो, it is a type of derivative contract which gives the buyer or holder of the contract the right to buy or sell the underlying asset at predetermined price. ठीक है, within और एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड. कॉल एंड पुट ऑप्शन को यूज किया जाता है. यहाँ वो जिस भी ऑप्शंस पे, फॉर एग्जांपल 10 पे एग्री करते तो 10 पे यस, और अगर 20 पे एग्री करते तो 20 पे, 5 पे तो 5 पे. तो ऐसे कॉल एंड पुट ऑप्शन दिया जाता है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है, ये ध्यान दीजिएगा. नाम से पता चलता है ना, फॉरवर्ड मतलब आगे, ठीक है, फ्यूचर मतलब फ्यूचरिस्टिक डेट. The forward and future contracts are similar in many ways. Both involve the agreement to buy and sell assets at a future date, and both have prices that are derived from some underlying asset. A forward contract, though, is an arrangement made over the counter between two counterparties that negotiate and arrive on the exact terms of the contract, such as its expiration date, how many units of the underlying assets are represented in the contract, and what exactly the underlying asset to be delivered is, among other factors. Forward settles just once at the end of the contract. Future on the other hand are standardized contract with fixed maturity. देखिए फ्यूचर पे क्या होता है, फिक्स मेच्योरिटी डेट और यूनिफॉर्म अंडरलाइन होता है. ठीक है, और फॉरवर्ड क्या है, वो आगे बढ़ सकता है और सेटल होता है जस्ट एट वंस एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. दिस आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज एंड सेटल ऑन डेली बेसिस. ये डेली बेसिस पे होता है. सो यहाँ हम पढ़ने वाले स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया. तो थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पहले हम जान लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है. तो एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956. वो क्या कहता है कि कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, जो कंट्रोल, रेगुलेट या असिस्ट करता है बिजनेस ऑफ बाइंग या सेलिंग या डील कर रहा है कोई सिक्योरिटीज में, जैसे कि शेयर्स या बॉन्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज. तो एक कहानी है, लाइक इन इंग्लैंड अंडर किंग विलियम III द फर्स्ट गवर्नमेंट बॉन्ड वर इश्यूड. और ये कब इश्यू हुआ गया था, 1963. वेरी इंपॉर्टेंट. और उसी दौरान आपको देखने को मिलेगा द बैंक ऑफ इंग्लैंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द नेक्स्ट ईयर. Soon after this, the English joint stock companies were started going public. देखो वो public हो गया था joint stock company. By 1698, John Castaigne, broker operating out of Jonathan's Coffee House, started posting regular list of stocks and commodity price. तो ये regular listing करता था. This marked the beginning of London Stock Exchange. तो बहुत बड़ा stock exchange है, तो इसकी एक कहानी ऐसी है.
नेक्स्ट यू कैन सी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, वॉज एस्टेब्लिश इन 1875। देखिए कितना पुराना है, ठीक है। इन सिनोनिमस विद दलाल स्ट्रीट, तो ये नाम से ज़्यादा जाना जाता था, ठीक है। In 1894, the Ahmedabad Stock Exchange was started to facilitate market for shares of textile mills। वैसे उधर टेक्सटाइल बहुत होते थे, तो उसके लिए मार्केट को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था। फिर 1908 कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज was started to facilitate market of shares of plantation and jute mills। ऐसे भी आपको पता है बांग्लादेश एंड बंगाल पहले एक हुआ करते थे, तो वो जूट के लिए बहुत फेमस थे एंड प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए बहुत फेमस थे, तो उसको ही फैसिलिटेट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया था। नेक्स्ट यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन जो स्टॉक एक्सचेंज में होता है, एक होता है इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन और एक होता है स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, स्पेकुलेटिव शॉर्ट टर्म में कितना गेन हो जाए उसके अकॉर्डिंग होता है। सो इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें, इधर क्या होता है, सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज अंडरटेकन विद द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट रिलेटिंग टू द यील्ड एंड प्राइस। और वहीं स्पेकुलेटिव में आप देख सकते हो सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ क्या है शॉर्ट टर्म, ठीक है। जो डिफरेंसेस होते हैं यील्ड एंड प्राइस में से, वहाँ से कमाने के लिए शॉर्ट टर्म में कितना गेन हो जाए उस पर फोकस करते हैं। तो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन में भी आपको टाइप देखने को मिलेंगे, लाइक स्पॉट ट्रांजेक्शन कर सकता ऑन द सेम डे, ठीक है, भाव ऊपर नीचे हुआ उसके हिसाब से सेल हो जाता है या परचेज हो जाता है। कैश ट्रांजेक्शन भी होता है लाइक 1 to 7 days, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन होते हैं 15 to 30 days। जैसे कि देखिए कितने कम टाइम में या मार्केट को अप एंड डाउन करके पैसे को गेन किया जाता है या लूज किए जाते हैं। यू कैन सी on the recommendation of Nasimham Committee, very important, SEBI was given the power to control and regulate the new issue market as well as stock exchange through Amendment of Capital Issues Control Act 1947। एक एक्ट के थ्रू सेबी को पूरा पावर दे दिया गया है कि आप स्टॉक एक्सचेंज का पूरा ध्यान देंगे, पूरा रेगुलेशन देखेंगे कि उधर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है, नए नए तरीके निकालने की कोशिश की जाएगी ट्रांजेक्शन को स्मूथ बनाने के लिए। सो लेट अस टॉक अबाउट मेजर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड। तो पहला है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो 1817 में आया है और वो लोकेट कहाँ है, ऑन वॉल स्ट्रीट इन न्यूयॉर्क। सो इट इज़ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड, याद रखिएगा ये, बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट है नास्डैक, ये भी आपको न्यूयॉर्क में ही मिलेगा, ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो 1971 में आया। फिर आता है आपका टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड का और लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का। तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज आया था 1878। फिर आता है आपका शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, ये चाइना का है। चाइना का दो स्टॉक एक्सचेंज फेमस है, उसमें से सबसे बड़ा शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है जो कि फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज आता है, जिसका फाउंडेशन हुआ था 26 नवंबर 1990। और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज का नाम है शेंजन स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा ये चाइना में है। नेक्स्ट यू कैन सी हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, उसको फाउंड किया गया था इन 1891 बाय द एसोसिएशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। सो द फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर ऑफ दिस स्टॉक एक्सचेंज वाज क्लोज्ड इन 2017 एंड प्रोविजंस वर मेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। तो यहाँ सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होता है अब। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी आपने देखा इन 1801 has now become the sixth largest stock exchange in the world. So the headquarter of the stock exchange is located in London, that is United Kingdom. Euronext Stock Exchange, it was founded in 2000 and it is based in Amsterdam, Netherlands, याद रखिएगा, ठीक है। So it is pan-European exchange with operations in Netherlands, France, Portugal, Belgium, Ireland, UK. सो इट इज़ सेवेंथ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, पावर भी तो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट यू कैन सी शेंजन स्टॉक एक्सचेंज, सो ये चाइना का स्टॉक एक्सचेंज है जो हमने ये सब पढ़ा था। सो यू कैन सी इट वॉज फाउंडेड इन 1987 एंड बिकेम ऑपरेशनल 1919। ये 8th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड का। So next you can see Toronto Stock Exchange. So it is the largest stock exchange in China, which was found in 1852. So it is third largest stock exchange of North America
and ninth largest stock exchange of the world. याद रखिएगा. Next, you can see Frankfurt Stock Exchange. It was founded in 1585 for fixing the currency rate, but later became a full-fledged stock exchange. ठीक है, स्टार्टिंग में बस करेंसी रेट को फिक्स करने का था, लेकिन बाद में स्टॉक एक्सचेंज बन गया. नेक्स्ट यू कैन सी Bombay Stock Exchange. It was founded in 1875 and it is the first stock exchange of Asia. So it is the 10th largest stock exchange of the world. इनका हेडक्वार्टर नाम से पता चलता है, मुंबई, महाराष्ट्र. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया. सो इट इज़ लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज. ये भी मुंबई में ही है, इसलिए तो मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई सब कुछ यही है. सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस टॉक अबाउट स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया इन डिटेल. तो एनएससी के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया. सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज एक रिपोर्ट आया था कि ये एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का एंड सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड बाय नंबर ऑफ ट्रेड्स इन इक्विटी शेयर्स. ठीक है. नेक्स्ट यू कैन सी ये इनकॉर्पोरेट हुआ था इन नवंबर 1992. वेरी इंपॉर्टेंट. एज अ टैक्स पेइंग कंपनी unlike other stock exchanges in the country on recommendation of high power Firvani committee. याद रखना कौन से कमेटी के कारण ये एस्टेब्लिश हुआ था, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं. Next you can see electronic screen based trading was launched in NSE in 1994. Derivatives trading and internet trading started in 2000. तो ये भी आपको याद रखना है, which are first of its kind in India. ठीक है. Next you can see National Stock Exchange has a fully integrated business model that includes exchange listing होता है, यहाँ trading service होता है, indices भी होते हैं, market data feeds होते हैं, clearing and settlement service भी ये provide करता है, फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफरिंग्स, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है इसमें. नेक्स्ट यू कैन सी ये इंस्पेक्ट भी करता है कंप्लायंस बाय ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स एंड लिस्टेड कंपनी विद द रूल्स एंड रेगुलेशन. तो इंस्पेक्शन भी करता है. नेक्स्ट यू कैन सी इन्वेस्टर्स कैन ट्रेड एट द सेम प्राइस फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री सिंस इंटर मार्केट ऑपरेशन आर स्ट्रीमलाइन कपल्ड विद कंट्री वाइड एक्सेस टू द सिक्योरिटीज. तो पूरे कंट्री से कोई कहीं से भी ये स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकता है. So let us talk ahead about Bombay Stock Exchange. So it is Asia's first and the fastest stock exchange in the world with the speed of 6 microseconds. याद रखना. It was established as a native shares and stockbrokers association in 1875. फिर in 2017 it became the first listed stock exchange of India. Very very important. BSE provide करता है market for trading. कहाँ इक्विटी में, करेंसी में, derivatives, mutual funds, debt instrument. You can see BSE का SME एक part है, small exchange in India, largest SME platform with more than 250 listed companies. Next you can see BSE का Star MF is the largest online mutual fund platform that processes more than 27 lakhs transaction per month. देखिए कितना यूज ट्रांजेक्शन है ये. BSE ने लॉन्च किया था इंडिया INX, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज लोकेटेड एट द गिफ्ट सिटी IFSC इन अहमदाबाद, गुजरात. और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछे भी गए हैं. BSE is the first exchange in India and second in the world to obtain ISO certification 9001 2000. ये याद रखना ये रेशियो. BSE ने लॉन्च किया था BSE Carbonex, the first carbon based thematic index in the country, which takes strategic view of organizational commitment to climate mitigation. देखिए ऑलमोस्ट सारे सेक्शन में ये BSE ने वर्क किया है. The CSR corporate social responsibility of BSE focus on education. मतलब इनको बहुत प्रॉफिट होता है, तो सर्टेन अमाउंट आपको पता है ना CSR में डालना पड़ता है. तो ये किस पे फोकस करते हैं उसमें, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट. It has been supporting the rehabilitation and restoration efforts in earthquake hit communities of Gujarat. It has been awarded the Golden Peacock Global CSR Award भी मिला है for its initiative and corporate social responsibility. इनका विजन क्या है, emerge होना as a premier Indian stock exchange with the best in class global practice in technology, product innovation and customer service. So next you can see कि ये जो BSE है उसके कुछ indices है like Sensex, Small Cap, BSE 200, Mid Cap,
BSE 100, BSE 500, इससे कई प्रोडक्ट्स को वो लॉन्च करते हैं और लिस्टेड कंपनीज के थ्रू वो इंडेक्सेस को मेंटेन करते हैं. सो लेट अस सी इफ यू लाइक सेंसेक्स क्या होता है. इट इज सेंसिटिव इंडेक्स, बहुत फेमस है. आप न्यूज़ चैनल देखेंगे, राज्यसभा लोकसभा टीवी, तो नीचे सेंसेक्स निफ्टी के रेट आते हैं, या इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर देखेंगे, उसमें भी ये कुछ रेट होते थे. ये क्या है देख लेते हैं. तो सेंसेक्स के सेंसिटिव इंडेक्स, क्योंकि ये अप एंड डाउन फ्लक्चुएट होता है. So you can say show the fluctuation and development of some particular sector. BSE इंडेक्स लाया था ये 1986. उनका बेस ईयर क्या है 1978-79, जो कंपेयर करता है. It shows development of top 30 companies in terms of MCAP. MCAP कैसे कैलकुलेट होता है? Number of shares upon value of shares. So next you can see about Nifty. तो निफ्टी क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, comprised of 50 of the largest and most active traded stocks on the NSE that covers 22 sectors of Indian economy. So let us talk certain topic on interbank transfer like RTGS and EFT. वैसे ही आप बहुत ही फैमिलियर होंगे क्योंकि आप डेली लाइफ में ये टर्म को यूज़ किए हो और ये सर्विस को भी यूज़ किए हो. यू नो वेल अबाउट NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड. RTGS क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. अगर NEFT की बात करें तो थ्रू नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ट्रांजेक्शन ऑफ एनी अमाउंट कैन बी सेंट टू द रेसिपिएंट अकाउंट विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट टू द फंड दैट कैन बी सेंट इन अ डे. तो याद रखना, ये कोई भी अमाउंट रेसिपिएंट को भेजा जा सकता है. नेक्स्ट यू कैन सी इन RTGS, transaction of large amounts of funds can be used to transfer instantly with real time gross settlement. ये तुरंत होता था. The transaction speed is faster than any other form of online payment. तो ये fast है. ठीक है. Next you can see in NEFT method does not have a minimum transfer limit selling. लेकिन RTGS में ट्रांसफर करने के लिए मिनिमम क्या चाहिए? 2 लाख एंड अबव. तो ये होता था. ठीक है. Next, you can see the fund transfer to NEFT are processed in 12 batches between 8 a.m. to 6:30 p.m. on weekdays and between 8 a.m. to 1 p.m. on Saturday. It is not available on Sunday and bank holiday. वहीं RTGS की अगर हम बात करें, RBI has allocated the following time slot like 9 a.m. to 4:30 p.m. weekdays, 9 a.m. to 1:30 p.m. on Saturdays. ठीक है. फास्ट सर्विस है तो इतना टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. Next, you can see in NEFT the settlement of funds happens on half-hourly basis. वही RTGS में instant होता है. ठीक है. NEFT mode is used when the transaction are of smaller value. RTGS is used with high value transaction. Minimum ही 2 लाख है तो होगा ही ना. NEFT system was introduced in November 2005 और ये replace किया था special electronic fund transfer system को. ठीक है. That was in use at the time. RTGS की अगर बात करिए मार्च 2004 में आया है ऐसा मेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम अक्रॉस द कंट्री. NEFT की अगर हम बात करें when NEFT transaction fail or not processed on time, destination banks are required to return the fund to originating branch within 2 hours. 2 hours के अंदर उनको रिटर्न करना पड़ता है of completion of the batch in which the transaction was processed. अगर RTGS की बात करें in an event when transaction fail, money is credited into sender's account once the money is received back by the remitting bank. Funds are returned to the originating bank within 1 hour, with the 2 hour, the 1 hour, or before the end of RTGS business day, or whichever come first. तो उनको इतना फास्ट ट्रांजेक्शन करना पड़ता है प्रोसेस्ड. सो ऐसे भी टर्म आप देखते होंगे बुल मार्केट वर्सेस बेयर मार्केट. तो देख लेते ये क्या है. So bull is a financial market of a group of securities in which prices are rising or are expected to rise. अब bull को ऐसे समझ लीजिए बहुत पावरफुल है. So bull markets are characterized by optimizing investor confidence and expectation that strong results will continue. यानी कि बहुत अच्छे से मार्केट राइज होगा तो उसे बोलेंगे bull market. Bear market refers to market condition in which price securities are falling. तो bear market आप क्या करेंगे? Lose, ऐसे down. ठीक है. So you can see and widespread pessimism causes a negative sentiment to be self-sustaining. So as investors anticipate losses in a bear market and selling continues, pessimism only grows.
So bear market should not be confused with a correction, which is a short-term trend that has duration of less than 2 months. तो याद रखना ये bear market downfall and bull market rising. Thank you for watching. Happy learning. Have a good day.